गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी अगर हम उस परफेक्ट या आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करें तो एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर जो हम लाइट जो लाइट उसके अंदर इंसिडेंट हो रही है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसको अब्जॉर्व करे, न तो उसको इमिट करे और न ही उसको ट्रांसमिट करे या फिर न ही रिफ्लेक्ट करे। और जो उसने जो रेडिएशन अब्जॉर्व किए हैं उसके अंदर जो हर टाइप की वेवलेंथ प्रेजेंट होती है और उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, जो इंसिडेंट लाइट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले हम परफेक्ट या फिर क्या बोलेंगे, आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। द आइडियल ब्लैक बॉडी is the body who is absorbed all incident radiation which can take different types of wavelength because it cannot transmit and cannot reflect the all types of wavelength light। ठीक है, it see always completely black its color cannot be depend on the color of incident light। ठीक है, इसका कलर इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करता। देखो मान लो हमने क्या लिया, एक होलो स्फीयर ले लिया। ठीक है, और वो किसका बना है, कोई भी मेटल का है। ठीक है, ये मान लो हमने कोई होलो स्फीयर लिया है और वो किसी मेटल का बना हुआ है। ठीक है, और जो इसकी जो इन अंदर की जो साइड की जो वेल है, अगर मैं उसको किसी ब्लैक जैसे प्लेटिनम हो गया या फिर कोई अदर ब्लैक पेंट से उसको क्या कर दूं, कोटेड कर दूं। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एक ब्लैक बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है, एक ब्लैक बॉडी। जैसे इस टाइप की जो मैंने जैसे ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी और इसके अंदर जो एक होल है, इसको मान लो मैं ओ से डिनोट कर रही हूँ। तो ये होल है, इसमें से लाइटें इंसिडेंट हो सकती हैं और इनकमिंग बाहर भी आ सकती हैं और अंदर जा सकती हैं। ठीक है, तो ये एज ए एक क्या है, ब्लैक बॉडी है। तो लिखो व्हेन या फिर लिखो आइडियल ब्लैक बॉडी is a hollow sphere
of metal, hollow sphere of metal, it has a hole, से उसको मान लो हम क्या कह रहे हैं, ओ, ठीक है, has a hole by the help of, it has a hole by the help of this hole, radiation enter and come out, ठीक है। इसमें से इसके अंदर रेडिएशन जा सकती है और इससे बाहर भी आ सकती हैं, ठीक है। और इसका जो इनर सरफेस है उसको हम क्या कर देंगे, कोटेड कर देंगे कोई भी ब्लैक कलर से। द इनर सरफेस ऑफ या फिर इंटरनल सरफेस ऑफ, इनर सरफेस ऑफ सरफेस इज कोटेड बाय, जैसे ब्लैक, प्लेटिनम ले लिया हमने पीटी, या फिर हम ले लो कोई भी जो लैंप ब्लैक होता है वो लैंप ब्लैक, ठीक है। ये तो क्या बन गई, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी बन गई। अब देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, क्या होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। देखो अगर हमने ये एक होलो स्फीयर लिया, अगर इसको हम हीटअप करें, इसको गर्म करें और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान लो T टेम्परेचर के ऊपर रख दें इसके अंदर से, ठीक है, तो इसकी जो सरफेस है इसके अंदर क्या होंगी, अंदर की साइड जो एटम्स हैं, अंदर वाले सरफेस के एटम्स वो क्या हो जाएंगे, रेडिएट करने लग जाएंगे, ऑसिलेट करेंगे और उससे क्या होगी, रेडिएशन प्रोड्यूस होगी। और जो ये पूरा अंदर का जो सरफेस है वो क्या होगा, रेडिएशन से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर से जो कुछ रेडिएशन तो जो इसकी इनर सरफेस है उसके द्वारा अब्जॉर्व हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ इसमें से बाहर पास आउट हो जाएंगे, कम बाहर निकल जाएंगे। तो जो बाहर निकल रहे हैं मतलब इमिट हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो रेडिएशन क्या होंगे, उसके अंदर से मतलब रेडिएट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो उसके अंदर हर टाइप की वेवलेंथ क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और इस टाइप का जो रेडिएशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो लिखो क्या होगा, व्हेन दिस होल इज हीट अप एंड पुट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लो T, ठीक है, देन द वैल्स एटम्स ऑफ दिस बॉडी इज emit electromagnetic रेडिएशन, ठीक है। वो क्या इमिट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो वेल है उसके अंदर जो अब्जॉर्व करने की जो पर यूनिट एरिया या फिर पर यूनिट टाइम में जितना अब्जॉर्प्शन होता है और उतना ही क्या होगा, इमिशन, दोनों की रेट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। विच इज partially absorbed and transmitted ठीक है, by the internal well, ठीक है। जो इमिटेड जो एनर्जी है पर यूनिट टाइम वो किसके लिए इक्वल होगी, जो अब्जॉर्ब जो एनर्जी है पर यूनिट टाइम उसके
इक्वल होगी, ठीक है। दोनों की रेट क्या होगी, मतलब इमिट होने वाली और अब्जॉर्व होने वाली जो एनर्जी की रेट क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स द इमिटेड एनर्जी पर यूनिट टाइम is equal to the absorbed energy per unit time by the wells, ठीक है, ठीक है। अब जो कुछ यहाँ पे होल है इसमें से क्या होगी, एनर्जी इमिट भी होगी, एनर्जी क्या होगी, इमिट भी होगी, या फिर जिसको बोलेंगे हम ट्रांसमिट होगी, ठीक है, ठीक है। रेडिएशन इज आल्सो ट्रांसमिटेड, also transmitted by the whole, जिसको हमने क्या माना है, O, ठीक है। this radiation have all types of wavelength, ठीक है। so this type of radiation is called black body radiation, क्या कहेंगे इसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। नेक्स्ट देखो, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टीफन ने भी डिफाइन किया था, जिसको क्या बोलते हैं, स्टीफन और वोल्टेजमान दोनों ने मिलकर डिफाइन किया था, इसलिए इसको कहेंगे स्टीफन वोल्टेजमान लो। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, स्टीफन वोल्टेजमान लो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन है और वेवलेंथ, मान लो हमने वाई एक्सिस पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया और यहाँ पे वेवलेंथ ले ली, तो इस दोनों के बीच अगर हम इसके ग्राफ और जो ये एक्सेस है इसके बीच का जो एरिया होगा वो किसको डिफाइन करेगा, टोटल एनर्जी को डिफाइन करेगा। यही क्या है, स्टीफन वोल्ट्जमान लॉ है। और इसके अकॉर्डिंग जो ये टोटल एनर्जी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो हमने टेम्परेचर ले रखा है जिसके ऊपर ब्लैक बॉडी प्रेजेंट है उसकी पावर T की पावर 4, टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और ये अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा T की पावर 4, जहाँ पे सिग्मा क्या है, वोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट है, ठीक है। क्या है, सिग्मा वोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट। लिखो, at any given temperature the area between the energy distribution curve and wavelength axis is equal to the total emission power या टोटल एनर्जी, जिसको डिनोट कर दो मान लो E से, ठीक है। एंड इट इज प्रोपोर्शनल
it is proportional to the fourth power of temperature. That means E इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से इनफाइनाइट, वेवलेंथ ले ली हमने, ई लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। या फिर इसको क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4, ठीक है। ये क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है, ठीक है, जहाँ पे सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 5.267 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4 या के की पावर 4, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इसकी वैल्यू 5.267 10⁻⁻4, इसको क्या कहेंगे हम, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। क्या होगा ये, दिस इज कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि वीन्स लॉ क्या होती है, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो उसको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉ दिए थे, जिसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे वीन्स लॉ, वीन्स रेडिएशन लॉ, ठीक है। वीन्स रेडिएशन लॉ, इसके अकॉर्डिंग वीन्स जो साइंटिस्ट था उसने ब्लैक बॉडी के अंदर जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेडिएशन कर्व होता है उसको डिफाइन किया था। उसने इसके लिए क्या यूज किया था, जो थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी का यूज किया था। क्या यूज, किसका यूज किया था, थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टी का, ठीक है। इसने कोई भी हमने एक वेवलेंथ रेंज ले ली, मान लो लेमडा और लेमडा प्लस डी लेमडा, और इसके बीच उसने क्या किया था, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया था कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम शो कर सकते हैं, ठीक हो। लिखो, Wiens define the energy distribution curve for radiation of ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को किसने डिफाइन किया था, विन्स ने डिफाइन किया था सबसे पहले, ठीक है। उसने क्या डिफाइन किया, किसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स in range, in wavelength range, in wavelength range, मान लो रेंज ले ली हमने लैम्डा से लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक, ठीक है। और कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेंगे, मान लो एट एनी टेम्परेचर हमने ले लिया टी, ठीक है। तो उसके अंदर एनर्जी की जो एनर्जी का जो इमिशन पावर है वो क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्मल इस रेंज के अंदर एट एनी किसी टेम्परेचर टी पे द एनर्जी इमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज क्या हो जाएगी,
मतलब एनर्जी इमिशन पावर किसी रेंज लेमडा और लेमडा प्लस डी लेमडा के अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स क्या होगी कि ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ ऑफ लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, जहाँ पे एफ ऑफ लैम्डा टी क्या है, एक लैम्डा टी का एक सिंगल फंक्शन है, ठीक है, क्या है, लैम्डा टी का सिंगल फंक्शन, ठीक है। देखो हियर एफ ऑफ लैम्डा टी is function of lambda t, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विन्स का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और जो मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसकी कंपैरिजन करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, विन्स के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से और कर्व से और मैक्सवेल के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। सो बाय द comparison of Wien's energy distribution curve and Maxwell's energy distribution curve क्या होगा, एफ ऑफ लैम्डा टी किसके इक्वल होगा, ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी, ठीक है। तब देन इक्वेशन फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 4, एफ ऑफ टी को क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। और ये क्या है, विन्स रेडिएशन लॉ है, क्या है ये, विन्स रेडिएशन लो। पर इसका एक डिसएडवांटेज है या फिर इसकी एक कमी है, मतलब ये खाली लो एनर्जी वेवलेंथ को के ऊपर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को डिफाइन करता है, हाई वेवलेंथ के ऊपर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका क्या है, बट this law define the energy curve only for low wavelength. It cannot explain the energy distribution curve for high wavelength, ठीक है। अब ये इसकी क्या हो गई, एक कमी होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रेले और जीन्स दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी जो एनर्जी रेडिएशन कर्व को डिफाइन किया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं उन्होंने कैसे डिफाइन किया। देखो रेले जीन्स रेडिएशन लो, ठीक है। तो रेले जीन्स रेडिएशन लो, इन्होंने क्या किया, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, जो मैक्सवेल स्टैटिक्स है
मैक्सवेल वोल्टेजम एंड स्टैटिक्स है उसका यूज़ करके डिफाइन किया कि जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो एज ए स्टेशनरी वेव होती है। क्या होती हैं? स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो स्टेशनरी वेव है तो उसके क्या होंगे? मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग उसने क्या डिफाइन किया? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, he is define the energy distribution. He is define the energy distribution on the basis of stationary wave in black body. उसके अकॉर्डिंग उसने क्या माना कि जो ब्लैक बॉडी के अंदर जो रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी होंगी? स्टेशनरी वेव होंगी। तो स्टेशनरी वेव होंगी तो उसके क्या होंगे? मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, और उसी मोड ऑफ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही उसने क्या किया? इसको डिफाइन किया। ठीक है, टू डिफाइन द मोड ऑफ वाइब्रेशन of stationary waves in black body. ठीक है, ब्लैक बॉडी के अंदर जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया। अब मोड ऑफ वाइब्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर लेंगे? एक वेव की मतलब इक्वेशन मान लेंगे जो स्टेशनरी वेव को डिफाइन करेगी। ठीक है, let the equation of stationary wave is, मान लो वो इक्वेशन मान ली हमने कि A इज इक्वल टू A साइन K डॉट R इंटू कोस ओमेगा T। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? A इज इक्वल टू हो जाएगा A साइन, क्या आ जाएगा? के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड डॉट जेड। ठीक है, इंटू कोस ओमेगा टी। ठीक है, हो गया कंपोनेंट फॉर्म में। के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो के डॉट आर। ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रोपिगेशन। यहाँ पे क्या के है? वेव है, तो इसको के को क्या बोलेंगे? प्रोपिगेशन कांस्टेंट, और आर क्या है? वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया हमने। अब देखो, ठीक है, देखो अगर हम ऐसे मान लें कि जो ब्लैक बॉडी के अंदर है ना जो नोड बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं? उसकी जो वेल हैं, ब्लैक बॉडी की वेल्स हैं, उसके ऊपर उसके नोड बन रहे हैं। और मान लो कि जो लेंथ है वेल्स की, उसकी लेंथ क्या है? ए है। ठीक है, लेट the length of wells of black body is A। ठीक है, if nodes are made, अगर नोड कहाँ बने? उसकी वेल के ऊपर, मेड ऑन द वेल्स ऑफ बॉडी, देन क्या होगा? के एक्स किसके इक्वल होगा? एन एक्स पाई अपॉन ए। के वाई किसके इक्वल होगा? एन वाई पाई अपॉन
ए, और के जेड किसके इक्वल होगा, एन जेड पाई अपॉन ए। ठीक है, हो गया। अब देखो के स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर क्या होगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। के एक्स के वाई के जेड की वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन जाएगी, एन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। या फिर इसको एक साथ लिखेंगे, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये क्योंकि तीनों में कॉमन आ रहा है, और पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन। ठीक है, अब देखो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे जो एन एक्स है, एन वाई है और एन जेड, ये क्या है, हाफ वेवलेंथ है। क्या है, हाफ वेवलेंथ, आर द हाफ वेवलेंथ इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ठीक है, क्या है, हाफ वेवलेंथ है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन म्यू। तो क्या बन जाएगा, 2 पाई अपॉन सी और इंटू म्यू। ठीक है, के इज इक्वल टू 2 पाई म्यू अपॉन क्या बन गया, सी, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन म्यू होता है। म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। देखो तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज क्या बनेगी, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और 2 पाई म्यू अपॉन सी की होल स्क्वायर। क्या बन गई, मान लो क्या बनी है, सोल्व करेंगे तो क्या बन गई, 4 ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4 ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, क्या हो, इफ़ म्यू इज़ हाई या फिर लार्ज, तो क्या होगा, ओ ए क्यूब क्या होगा, एंड ए क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोड क्या हो जाएंगे, देन नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड या फिर मोड ऑफ वाइब्रेशन, या वाइब्रेशन मोड, जिसको मान लो मैंने डिनोट कर दिया एन से, किसके इक्वल होगा, 1/8 4 पाई बाई 3 इंटू 2 ए म्यू अपॉन सी की होल पावर 3। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई अपॉन 3 ए क्यूब म्यू क्यूब, ठीक है, अपॉन सी क्यूब। एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई अपॉन 3 ए क्यूब म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ठीक है, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में देखें, क्या देखें, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोड देखें तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ले लूँ रेंज ले लूँ इसकी, म्यू एंड म्यू प्लस म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू, मतलब अगर इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोड पर यूनिट
वॉल्यूम। क्या? नंबर ऑफ मोड पर यूनिट वॉल्यूम इज, क्या हो जाएंगे इस रेंज के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोड कितने हो जाएंगे? एन म्यू डी म्यू इज इक्वल टू डी एन। पर यूनिट वॉल्यूम देखना है तो ए क्यू, नंबर ऑफ मोड पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या बन जाएगा? 4 पाई, डी एन की वैल्यू रख दो, क्या होगी? 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी की पावर 3। यहाँ से क्या निकाल लोगे? डी एन निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? डी एन, और इसके अंदर पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी? 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू म्यू। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी 2 पोलराइजेशन स्टेट होती हैं। कितनी स्टेट होती हैं? 2 पोलराइजेशन स्टेट। तो नंबर ऑफ मोड भी कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave have 2 polarization state। कितनी स्टेट होती है पोलराइजेशन की? 2। देन ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? या नंबर ऑफ मोड पर यूनिट वॉल्यूम कितने हो जाएंगे? डी म्यू एन म्यू डी म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी क्यू, या फिर 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी क्यू। ठीक है, अगर हम ये तो क्या आ गया फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, रेलेजेंस लॉ, और ऐसे अगर हम ये क्या आ गई? नंबर ऑफ मोड पर यूनिट वॉल्यूम इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ देखें तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली एन लैम्डा डी लैम्डा क्या हो जाएगा? एन लैम्डा डी लैम्डा देखें तो वो क्या होगा? 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। क्या बनेगा? 8 पाई लैम्डा की पावर 4, 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ये तो किसकी फॉर्म में है? फ्रीक्वेंसी की। और ये किसकी फॉर्म में हो गया? वेवलेंथ की फॉर्म में। इसको कितने नंबर दे दिया? इक्वेशन नंबर 3। अब देखो जो मैक्सवेल वोल्टेज मान ने भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी को डिफाइन किया था। ठीक है, तो देखो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? द एवरेज, उसके अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी, द एवरेज एनर्जी ऑफ एनी मोड इज कितनी होती है? KT। उसके अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी क्या होगी? KT। देन एनर्जी डेंसिटी क्या होगी फिर? देन एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? देखो U से डिनोट करते हैं तो U लैम्डा डी लैम्डा। रेंज के अंदर देखना है तो कितनी होगी? एन लैम्डा डी लैम्डा इंटू KT। ये क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी। अगर इसके अंदर मैं इक्वेशन सेकंड से एन लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूँ, इक्वेशन थर्ड से, तो क्या होगा? बाई इक्वेशन थर्ड पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन लैम्डा डी लैम्डा
देन क्या हो जाएगा, यू लैम्डा डी लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 8 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू के टी, या फिर इसको लिख सकते हैं यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। और यही क्या है, रेले जीन्स रेडिएशन लो। क्या है, रेले जीन्स रेडिएशन लो। लेकिन ये किसको डिफाइन करता है, खाली हाई वेवलेंथ के लिए डिफाइन करता है, लो वेवलेंथ को डिफाइन नहीं करता। इट इज डिफाइन ओनली फॉर हाई वेवलेंथ। ठीक है, ये खाली हाई वेवलेंथ को डिफाइन करता है, लो वेवलेंथ को डिफाइन नहीं करता। ठीक है, देखो रेले जीन्स ने तो हाई वेवलेंथ के लिए डिफाइन कर दिया और वीन ने किसके लिए डिफाइन किया था, लो वेवलेंथ के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, जो प्लांक्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उन दोनों ने उसने क्या किया, इन दोनों के जो एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और फिर उसने क्या किया, एक नया थ्योरी डिफाइन की जिसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। और उस क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांक्स ने किसको डिफाइन किया, जो रेडियो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया, लो वेवलेंथ के लिए भी डिफाइन किया और हाई वेवलेंथ दोनों के लिए उसने क्या किया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया। उसने क्या माना कि जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर जो रेडिएशन हो रहा है, इमिट हो रहा है और अब्जॉर्व हो रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेटर की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, और जो उस ओसिलेटर की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कंटिन्यूस न होके डिस्क्रीट होगी। क्या होगी, जो रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूट या अब्जॉर्प्शन या इमिशन होगा वो कंटिन्यूस न होकर क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। और इसी के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को, ब्लैक बॉडी के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको डिफाइन किया। लिखो, देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्लांक्स रेडिएशन लो एंड प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। ठीक है, उसने क्या दिए, प्लांक्स ने क्वांटम के हाइपोथेसिस दिए और उसके अकॉर्डिंग प्लांक ने एक रेडिएशन लॉ को डिफाइन किया। सबसे पहले देखते हैं जो प्लांक्स के हाइपोथेसिस क्या था, क्वांटम हाइपोथेसिस। ठीक है, देखो बताया था हमने, उसने क्वांटम थ्योरी दी थी। ठीक है, टू डिफाइन दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन Planck's give a new theory which is called quantum theory. ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग या फिर उसने क्या डिफाइन किया कि जो रेडिएशन एमिट हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओसिलेटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस the emission and absorption of radiation is possible
by the electromagnetic oscillator. ठीक है, which is present in black body. ठीक है, और जो इसकी एनर्जी होती है वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा, डिस्क्रीट होता है, न कि कंटिन्यूस. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस oscillator the emission and absorption of radiation is discrete rather than continuous. इसके जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, न कि कंटिन्यूस होगा. ठीक है. अब देखो, प्लांक्स ने रेडिएशन लॉ को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसने एवरेज एनर्जी फाइंड आउट की. जो प्लांक्स ऑसिलेटर जो उसने माना था उसकी क्या की, एवरेज एनर्जी फाइंड आउट की. देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर. ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जो नंबर उसके अकॉर्डिंग मान लो कि NH म्यू एनर्जी वाले जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं कोई भी कांस्टेंट टी पे, वो कितने होंगे, N ऑफ N. तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्लांक द नंबर ऑफ oscillator whose energy is NH mu at constant temperature T is कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितने होंगे, N ऑफ N से डिनोट कर दूं तो A एक्सपोनेंशियल माइनस NH म्यू अपॉन KT. इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और जहाँ पे जो ये K ले रखा है वो क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट. क्या है ये जो K लिया है हमने, वो क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये तो क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑसिलेटर जिसकी एनर्जी क्या है, NH म्यू है. अगर हम देखें कि जो ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर इनकी टोटल एनर्जी जिसकी एनर्जी NH म्यू है वो कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर whose energy is NH म्यू. एक की एनर्जी NH म्यू है तो नंबर ऑफ कितने हैं, N ऑफ N. तो टोटल एनर्जी मान लो मैंने डिनोट कर दिया EN से. तो EN इज इक्वल टू क्या होगी, NH म्यू. एक की है और टोटल कितने हैं, N ऑफ स्मॉल n. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, टोटल एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी ऑसिलेटर. जो ब्लैक बॉडी के अंदर जो ऑसिलेटर उनकी टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर. ये तो वे ऑसिलेटर जिसकी एक एनर्जी कितनी है, NH म्यू. अब ब्लैक बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटर प्रेजेंट है तो उनकी टोटल एनर्जी क्या होगी इन ब्लैक बॉडी. मान लो उसको मैंने डिनोट कर दिया E से, वो क्या हो जाएगी, समेशन EN.
ठीक है, और वो कितनी हो जाएगी, समेशन एन एच म्यू इंटू एन ऑफ एन। ठीक है, अब देखो एवरेज एनर्जी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज एनर्जी, या फिर पहले देखो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितने हैं। मान लो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, उसके अंदर हैं समेशन, उसको मैं डिनोट कर दूँ कैपिटल एन से, वो मान लो समेशन एन ऑफ एन। ठीक है, देन एवरेज एनर्जी देखो क्या हो जाएगी, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। मान लो इसको मैं एवरेज एनर्जी को ई बार से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, एवरेज एनर्जी को किससे डिनोट कर रही हूँ, ई बार से। तो ई बार कितनी होगी, टोटल एनर्जी समेशन ई ऑफ एन। ठीक है, जो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर ई या समेशन ई एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, अब टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, वैल्यू पुट कर दो तो ई एवरेज क्या आ जाएगी, ई एवरेज आ जाएगी समेशन एन एच म्यू एन ऑफ एन अपॉन समेशन एन ऑफ एन। ये तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर की जो एनर्जी वो क्या है, समेशन एन एच म्यू, तो रख दिया समेशन एन एच म्यू इंटू एन एन अपॉन एन एन। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से एन ऑफ एन की वैल्यू क्या है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑफ एन, क्या बन जाएगा, एवरेज एनर्जी ई एवरेज हो जाएगी समेशन एन एच म्यू। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस, साथ में क्या आ रहा है, एक ए भी है ना, ए म्यू सॉरी एन एच म्यू अपॉन के टी अपॉन समेशन ए एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच म्यू अपॉन के टी। ए से तो ए क्या है, ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, समेशन एन एच म्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच म्यू अपॉन के टी अपॉन समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच म्यू अपॉन के टी। ठीक है, अब मान लो एन एच म्यू अपॉन के टी को क्या मान लो, एक्स मान लो, लेट एच म्यू अपॉन के टी इज इक्वल टू एक्स, दैट इम्प्लाइज ई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी इंटू समेशन एन इंटू एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स अपॉन क्या बन जाएगा, समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। ठीक है, ये क्या बन गई, एवरेज एनर्जी। अगर इसको मैं सोल्व करूं, देखो नेक्स्ट आगे देखो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ ई एवरेज इज इक्वल टू के टी, या फिर माइनस है साथ में एक्स लिख सकती हूँ, माइनस एक्स के टी डी अपॉन डी एक्स समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स अपॉन समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। ठीक है, हो गया। अब देखो अगर मैं ये मान समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स क्या होता है, 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई एवरेज को क्या लिख सकती हूँ, एक्स के टी समेशन एक्सपोनेंस माइनस एन एक्स क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे और इसके अंदर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स के टी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, या फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स के टी अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1।
ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम पुट कर देंगे x जिसको हमने माना था, इम्प्लाइज E इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगी, एच म्यू ई की पावर एच म्यू अपॉन के टी माइनस 1। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, जहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, के टी सॉरी एच म्यू अपॉन के टी पुट कर दिया। x इज इक्वल टू क्या है, एच म्यू अपॉन के टी, और इसके अंदर पुट कर दिया। ये क्या हो गई, इसकी एवरेज एनर्जी होगी। ऑसिलेटर की क्या होगी, एवरेज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। अगर मैं इसको वेवलेंथ की फॉर्म में देखूं, इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ई एवरेज हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। ये क्या आ गई, इसकी एवरेज एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्लांक्स रेडिएशन का एवरेज एनर्जी हमने निकाली। अब हम क्या निकालेंगे, जो प्लांक्स का जो रेडिएशन लो है वो क्या है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्लांक्स रेडिएशन लो, ठीक है। तो प्लांक्स के अकॉर्डिंग अगर हम वेवलेंथ लेमडा और लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच में जो एनर्जी डेंसिटी वो कितनी होगी, देखो एनर्जी डेंसिटी अकॉर्डिंग टू प्लांक्स एनर्जी डेंसिटी इन लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा कितनी होगी, यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल टू क्या होगी, एन लेमडा डी लेमडा इंटू ई एवरेज। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। और ये क्या है, एवरेज एनर्जी। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन और ये है एवरेज एनर्जी। अब हम जानते हैं ये कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन कितना होता है, एन लेमडा डी लेमडा किसके इक्वल होता है, 8 पाई अपॉन लेमडा की पावर 4 इंटू डी लेमडा। एंड एवरेज एनर्जी हमने इक्वेशन 3 से निकाल ली है, एंड ई इज पुटिंग बाय इक्वेशन 3 दैट इम्प्लाइज यू लैम्डा या फिर एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगी 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा इंटू ई एवरेज। ई एवरेज क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा इंटू एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यू लैम्डा डी लैम्डा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई या 8 पाई एच सी इंटू डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ठीक है, ये क्या आ गया, विन्स लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 इज कॉल्ड प्लांक रेडिएशन लो। इक्वेशन 4 को क्या कहेंगे, प्लांक रेडिएशन लो कहेंगे। अब देखो प्लांक रेडिएशन लो का यूज करके हम विन का जो लो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, रेले जीन्स का भी डिफाइन कर सकते हैं, और जो स्टीफन का है उसका लो भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, देखो बाय द यूज ऑफ प्लांक्स लो, by the use of Planck's law we can define
फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे विन्स लॉ। विन्स लॉ, ठीक है। विन्स लॉ किसके लिए होता है? लो वेवलेंथ के लिए। तो लिखो फर्स्ट केस फॉर लो वेवलेंथ, दैट मीन्स hc अपॉन kt इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। इससे क्या हो जाए? एक्सपोनेंशियल hc अपॉन लैम्डा kt क्या हो जाएगी? इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो पुट कर दो देन इक्वेशन फोर्थ कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं हम? u लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 अपॉन 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी इंटू डी लैम्डा। या फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 8 पाई एच सी, इसको ऊपर ले जाओ, लेमडा की पावर 5 ई की पावर माइनस एच सी अपॉन लेमडा के टी, ठीक है। ये क्या है? किसके को है? यू लेमडा डी लेमडा। यही क्या है? विन्स लो है। क्या है? विन्स लो। नेक्स्ट देखो, फॉर हाई वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ पे किसने डिफाइन किया था? रेले जीन्स ने। हाई वेवलेंथ हो तो दैट मीन्स एच सी अपॉन के टी इज वेरी वेरी लेस देन लेमडा। दैट इम्प्लाइज एच सी अपॉन लेमडा के टी इज वेरी वेरी लेस देन 1। सो क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लेमडा के टी को क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी। तो इक्वेशन फोर्थ क्या हो जाएगी? देन इक्वेशन फोर्थ कैन बी रिटर्न एज, कैसे हो जाएगी? यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 1 अपॉन 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1, ठीक है, इंटू डी लेमडा। दैट इम्प्लाइज यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। और यही क्या है? रेले जीन्स लो। रेले जीन्स लो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे स्टीफन बोल्ट्जमान लो। नेक्स्ट हम थर्ड क्या डिफाइन करेंगे? स्टीफन बोल्ट्जमान लो। देखो थर्ड हेडिंग डालो, स्टीफन बोल्ट्जमान लो, ठीक है। टोटल अगर एनर्जी डेंसिटी हम निकालें तो क्या होगा? इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 से इनफाइनाइट यू लैम्डा डी लैम्डा। इक्वेशन 4 से वैल्यू पुट करेंगे, देन टोटल एनर्जी डेंसिटी को मैं मान लो यू से डिनोट कर रही हूँ, तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 पाई एच सी 0 से इनफाइनाइट यू लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे? इक्वेशन 4 से, ठीक है। तो क्या बन जाएगी? डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, ठीक है। अब मान लो बाई इक्वेशन 4, ठीक है। कहाँ से? बाई इक्वेशन 4। अब मान लो लेट एच सी अपॉन लेमडा के टी इज इक्वल टू एक्स। दैट इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 8 पाई एच सी, ठीक है,
जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है, एच सी अपॉन के टी, ठीक है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन एक्स के टी की होल पावर क्या आएगी 5 ई एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ से डी एक्स निकाल लेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, डी लैम्डा आएगा और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये किस फॉर्म में आएगा, डी एक्स की फॉर्म में। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 पाई के की पावर 4 टी की पावर 4 अपॉन सी की पावर 3 एच की पावर 3 इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1, इसका होता है पाई की पावर 4 अपॉन 15। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, पाई की पावर 4 अपॉन 15। तो इसके अंदर इक्वेशन में पुट कर दो तो दैट इम्प्लाइज टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगी, U इज इक्वल टू आ जाएगा 8 पाई के की पावर 4 टी की पावर 4 अपॉन सी की पावर 3 एच की पावर 3 इंटू पाई की पावर 4 अपॉन 15। इसको सोल्व करेंगे तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर इसको सोल्व करूँगी या फिर मैं यहीं रखती हूँ, U इज इक्वल टू आ जाएगा 8 पाई की पावर 5 के की पावर 4 अपॉन सी की पावर 3 15 इंटू सी की पावर 3 एच की पावर 3 और साथ में आ जाएगा टी की पावर 4, ठीक है। ये क्या आ गई, एनर्जी डेंसिटी U, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो U इज इक्वल टू आपका या फिर एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू क्या आ गया, U इज इक्वल टू आ गया 8 पाई की पावर 5 के की पावर 4 अपॉन 15 C3 H3 इंटू टी की पावर 4, ठीक है। अब देखो ये तो आ गई एनर्जी डेंसिटी। अगर अब हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें देन इमिटेड जो एनर्जी है वो क्या होगी, या एनर्जी स्पेक्ट्रम एनर्जी क्या होगी, देन एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होगी C इंटू यू अपॉन 4। C क्या है, C क्या है, लाइट वेलोसिटी, ठीक है। U की वैल्यू पुट कर दो क्या आ जाएगा C अपॉन 4 और U की वैल्यू पुट करोगे 8 पाई की पावर 5 के की पावर 4 अपॉन 15 C की पावर 3 H की पावर 3 इंटू टी की पावर 4, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 15 पाई की पावर 5 के की पावर 4 अपॉन H की पावर 3 C स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। इसको मान लो सिग्मा कोई कांस्टेंट, तो दैट इम्प्लाइज E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू टी की पावर 4। और यही क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान लो, जहाँ पे सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कोफिशिएंट या कांस्टेंट, ठीक है। इसके साथ ही आपकी ये यूनिट कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।